जय हिंद बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का पाठ 6 जनसंख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्या आप ऐसे विश्व के बारे में सोच सकते हैं जिसमें इंसान ही ना हो? तब संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करेगा? क्योंकि समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में एक इंसान का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जैसे कोयला केवल एक चट्टान था, परंतु मानव ने उसे प्राप्त करने के लिए तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन के रूप में उपयोग किया। इसी प्रकार प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वह आपदा बनते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जा सकते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। मानव की संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। इंसान ही पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बच्चों, भारत की जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। बच्चों, सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। नंबर 1 है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। तीसरा प्रश्न है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्यों है। बच्चों, सबसे पहले हम जनसंख्या का आकार एवं वितरण के बारे में पढ़ेंगे। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है, जबकि सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है और लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? पहला कारण घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विश्व के केवल 2 ही देश, बांग्लादेश एवं जापान, 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। 2011 में
भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। असम एवं प्रायद्वीपीय राज्य का जनसंख्या घनत्व मध्यम है, क्योंकि पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों को प्रभावित करती है। इसके विपरीत उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। दूसरा प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। बच्चों, आप जानते हैं कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इसे 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। सापेक्ष वृद्धि, प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। दूसरा है निरपेक्ष वृद्धि, जैसे 2001 की जनसंख्या को 10 वर्ष बाद 2011 की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि की दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर भी कहते हैं। बच्चों, भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। यह सारणी दर्शाती है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी सिर्फ 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। जब जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी दिखाई देती है, जैसे जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता प्रदर्शित होती है, परंतु फिर भी जनसंख्या वृद्धि जारी है। क्यों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2045 तक भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। आइए अब जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है। दूसरी प्रक्रिया है मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। लेकिन
लेकिन 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आना शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। तीसरी प्रक्रिया है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक मतलब देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय यानी देशों के बीच हो सकता है। बच्चों, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों आकर्षण या पुश कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। बच्चों, आइए देखते हैं कि प्रवास का क्या प्रभाव होता है। जैसे ये जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है। उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। इसके बाद देखते हैं आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। बच्चों, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। बच्चों, किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है बच्चे, सामान्यतः 15 वर्ष से कम। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं एवं इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। भारत की कुल आबादी में 34.4% बच्चे हैं। दूसरे हैं वयस्क। इनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। कुल आबादी का 58.7% वयस्क वर्ग है। तीसरा वर्ग है वृद्ध। इनकी उम्र 59 वर्ष से अधिक होती है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। कुल आबादी का 6.9% वृद्ध वर्ग है। बच्चों, भारत की जनसंख्या में इन 3 समूहों के अनुपात को चित्र द्वारा भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं लिंग अनुपात किसे कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। इसकी जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। बच्चों, इस सारणी में आप जनसंख्या वर्ष के साथ लिंग अनुपात को देख सकते हैं। जैसे 1951 में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थीं। 1961 में इनकी संख्या 941 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थीं। इसके बाद 1971 में 930 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। फिर 1981 में 934 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। 1991 में 929 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। 2001 में 933 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। 2011 में 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। इस प्रकार का लिंग अनुपात इस सारणी में देख सकते हैं। बच्चों, आइए अब देखते हैं साक्षरता दर किसे कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है,
उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं की 64.6% है। आइए बच्चों, अब हम व्यावसायिक संरचना के बारे में समझते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्राथमिक। इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं। दूसरा है द्वितीयक। इसमें उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तीसरा है तृतीयक। इसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। बच्चों, भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। बच्चों, आइए अब एक और घटक की ओर चलते हैं, जो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक प्रमुख घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 रह गई है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। स्वास्थ्य स्तर में सुधार के कारण हैं जन स्वास्थ्य में सुधार, संक्रमण बीमारियों से बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है, क्योंकि प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। जैसे शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध हैं। बच्चों, आइए अब देखते हैं कि भारत में किशोर जनसंख्या कितनी है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की अवस्थाएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा किशोर बालिकाओं में इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। आइए अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में समझते हैं। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियमित प्रयासों का परिणाम है।
अब देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या हैं। नंबर 1 है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है शिशु मृत्यु दर पर प्रति 1000 में 30 से कम करना। तीसरा कारण है व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। चौथा है लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। पांचवा है परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, अब इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। किशोरों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य इस प्रकार है, जैसे देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आप घर पर करने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 1 है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 2 है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 3 व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 4 स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। प्रश्न नंबर 5 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की